हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान अपने YouTube चैनल कौटिल कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो आइए समय को न गवाते हुए हम लोग इंडियन हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर्स के साथ जो आज हमें पढ़ना है, वो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा जो प्राचीन भारत है। इस प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोर्सेस पढ़ते हैं, प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं। तो सोर्सेस ऑफ क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक आज का है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके सोर्सेस की बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें। जैसे मैंने बताया होगा, लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो हमारे सोर्सेस हैं वो तीन प्रकार के हैं। सोर्सेस कितने हैं? वो तीन प्रकार के हैं। जैसे मैं पहले सोर्सेस की बात करूं तो पहले है बेटा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसको बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत। क्या बोलेंगे? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरे थे बेटा, मैंने जो दूसरे डिस्कशन किए थे वो थे बेटा लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस, और इस लिटरेरी सोर्सेस के बाद इसको हम कहेंगे साहित्यिक सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। तीसरे थे बेटा डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जब बेटा हम ये बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण की, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसे तमाम लोग हैं जो बेटा भारत की धरती पर, भारत की सरजमीन पर आए और आने के बाद में हमारे भारत को देखा, भारत को समझा और फिर बड़े लेवल पर भारत का बखान किया, बड़ी बड़ी बातें बताई, या जो उन्होंने देखा हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में, उसका जिक्र किया। तो ऐसे लोगों का भी जिक्र हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं बेटा, एक एक सोर्सेज को उठा लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो क्या है बेटा? सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो होंगे अभिलेख। क्या होंगे? अभिलेख। दूसरा होगा अवशेष। अभिलेख हो गए, अवशेष है। तीसरा है बेटा मूर्तिकला। क्या है बेटा? मूर्तिकला। फिर है बेटा आपका चित्रकला। फिर बेटा सिक्के हमें पढ़ने पड़ेंगे, सिक्के, और इसके बाद कुछ इमारतें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो बेटा इनको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? क्वाइंस बोलेंगे। इसको आर्ट्स की बात करेंगे, स्टेचू की बात करेंगे। अवशेष का मतलब होता है फॉसिल्स की बात करेंगे, और इसका मतलब है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग क्या जानते हैं। सबसे पहली बात हमने जो जिक्र किया वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तहत हमें जिन चीज़ों की स्टडी करनी है वो हमारे अभिलेख होंगे। अभिलेख इन द सेंस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इसकी स्टडी जो है अभिलेखों की वो एपिग्राफी कहलाती है बेटा। एपिग्राफी, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। और उसके बाद में मैंने जैसे एरण अभिलेख, बोगास कोई रिकॉर्ड, अंगुत्तर निकाय, और बेटा अंगुत्तर निकाय तो एक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जैसे बेटा जूनागढ़ रिकॉर्ड, प्रयाग प्रशस्ति, भितरी रिकॉर्ड, ऐसे तमाम रिकॉर्ड हैं। या बेटा और चले जाएं अशोक में ही देखेंगे तो मास्की, गुजर्रा, उडेगोलम, ऐसे तमाम रिकॉर्ड है जिसमें अशोक ने अपने आप को अशोक कहा। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अवशेष की आज बात करेंगे, मूर्तिकला, चित्रकला, और इन बातों की भी बात करेंगे। मगर इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि साहित्यिक स्रोत के तहत हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्या पढ़ना है साहित्यिक स्रोत के तहत बेटा? एक तो हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, यानी कि कह सकते हैं इसको धार्मिक ग्रंथ की हम लोग स्टडी करेंगे। और इस धार्मिक ग्रंथ में भी बेटा हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या तीन चीज़ें जो होंगी पढ़ेंगे? एक तो बेटा बौद्ध साहित्य होंगे, एक बेटा अगर मैं बात करूं, एक होगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक के तहत। दूसरा हम बेटा बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर हम बेटा
जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो देखो बेटा, हम जब साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे, तो लिटरेरी सोर्सेज के तहत दो चीजें हमें पढ़नी होंगी। एक रिलीजियस बुक यानी धार्मिक बुक। अब बेटा बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ का मतलब होगा ऐसे तमाम बौद्ध ग्रंथ के रिकॉर्ड्स या बुक्स जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे ही जैन धर्म, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और बेटा दूसरा होगा नॉन रिलीजियस बुक्स। तो नॉन रिलीजियस बुक्स के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, या इन्हीं को बेटा लौकिक ग्रंथ भी कहा जाता है, लौकिक ग्रंथ भी कहते हैं। और कुछ लोग इनको बेटा हम लोग गैर धार्मिक ग्रंथ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ के तहत बेटा जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, बेटा पतंजलि की महाभाष्य है, बेटा कल्हड़ की राजतरंगिणी है, नारायण पंडित की हितोपदेश है, मेगास्थनीज की इंडिका है। ऐसे तमाम ग्रंथ होंगे जो हम लोग नॉन रिलीजियस बुक्स के तहत पढ़ेंगे। और बेटा डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर के तहत बेटा कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनके बारे में हमें स्टडी करनी होगी, यानी कुछ ऐसे लोग हमारी सर्जनी, जैसे बेटा हम लोग कुछ यूनानी व्यक्ति आए, उन्होंने भी यूनानी किताबें लिखी, तो यूनानी ग्रंथ की स्टडी करेंगे। कुछ चीन के लोग आए तो चीनी ग्रंथ की बात करेंगे। कुछ अरबी लोग आए हैं, अरबी मतलब मुसलमान, तो अरबी ग्रंथ की बात करेंगे। तो इतने सोर्सेज हैं बेटा। हमने आपको लास्ट वीडियो में सिर्फ यही सिखाने की कोशिश की थी कि इतिहास को समझा कैसे जाए। बेटा याद रखना, इतिहास को समझने का सबसे बेस्ट सोर्स होता है कि उसकी जानकारी हमें कैसे पता चली, हमें पता कैसे चला कि अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। तो अशोक का 13वां अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया था बेटा, कलिंग पर अटैक किया था। तो बेटा इतिहास को समझना कैसे है, यही बताने की पूरी कोशिश है कि समझा कैसे जाए। हर घटना का एक सर्टेन स्रोत होना चाहिए, एक निश्चित रूप से स्रोत होगा, और जो स्रोत होगा उसी को बेटा हम लोग इतिहास कहेंगे। तो आइए बेटा इसी कड़ी में बेटा लास्ट टॉपिक या लास्ट वीडियो में हमने इस इंस्क्रिप्शंस की बात कर ली थी, आज हम लोग अवशेष से स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अवशेष से। क्या होते हैं अवशेष? देखिए बेटा, अवशेषों के बारे में हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। कुछ नहीं पढ़ना है, उसका रीजन सिर्फ इतना है, अवशेषों का मतलब क्या है, फॉसिल्स का मतलब क्या है। जैसे जैसे बेटा आर्कियोलॉजिकल, बेटा क्या है, हमारे देश का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेटा ये क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने क्या किया बेटे, बेस्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं साथ में तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो बेटा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे हमें पता चला, जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या हमारे देश भारत का जो पुरातात्विक विभाग है जैसे जैसे खुदाई करता चला गया और उस खुदाई में मिले, यानी जैसे जैसे क्या किया इसने खुदाई की, और इस खुदाई में जो मिलने वाले साक्ष्य थे या खुदाई में मिलने वाले जो भी चीजें थी, उन्हीं के बेसिस पर हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को बताया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी कैसे पता चली बेटा, 1921 एडी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नाम के प्लेस पर सबसे पहले खुदाई की गई, और उस खुदाई के बेसिस पर ही हमने हड़प्पा सभ्यता के नेचर को या उसको डिफाइन किया कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसी थी, कैसे, केवल खुदाई के बेस पर, यानी अवशेषों के बारे में या उन खुदाई में मिलने वाले जो भी फॉसिल थे, जो अवशेष थे, उन्हीं के बारे में हमने स्टडी की और उसी के बारे में हमारे इतिहासकारों ने आगे बताया है। इसका बेस्ट एग्जांपल हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं मूर्ति कला। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूर्ति कला। यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए जानते हैं मूर्ति कला क्या है। तो मूर्ति कला के बारे में जानते हैं, इसी को बेटा हम लोग स्टेचू ही बोलेंगे। स्टेचू, मूर्ति कला क्या है? देखिए बेटा, मूर्ति कला का विकास जो है, मूर्ति कला के जो प्रूफ है बेटा, जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती चली गई, वैसे वैसे हमें क्या है, खुदाई के साथ यानी मूर्तियों के साक्ष्य मिले। यानी फाइनली हम कह सकते हैं जो मूर्ति कला है, इस मूर्ति कला की जो शुरुआत है, मूर्ति कला की जो शुरुआत है या जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, ये बेटा कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिलने लगते हैं।
क्या बेटा, मूर्तियों के साथ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझोगे कैसे, जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है, हमें बेटा हड़प्पा सभ्यता से ही तो मिली है। बेटा देखिए मूर्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मूर्तियों की बात कर रहे हैं, मूर्तियों की शुरुआत कहाँ से मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से। अब इसमें मिले क्या है, जैसे नटराज की मूर्ति, और आपने सुना होगा पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। एक योगी को, एक व्यक्ति को दिखाया गया है, व्यक्ति को, योगी को ध्यान की मुद्रा में, यानी पूजा पाठ करते हुए ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया, ETC। अब बेटा हम अपनी बात को कहाँ से रख रहे हैं कि इस मूर्ति कला, स्टेचू का जो विकास था, जो प्रूफ है, वो हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलने लगते हैं। बट दूसरी बात करेंगे कि जो मूर्ति कला है, इस मूर्ति कला का विकास, मूर्ति कला का विकास बेटा कहाँ हुआ था, इस कुषाण वंश में। आप पढ़ेंगे भी, कुषाण वंश में होता है और ज्यादा और बड़े लेवल पर मूर्ति कला का विकास कहाँ होता है, कुषाण वंश में। और कुषाण वंश के समय में ही जो भारत है, भारत में दो नई मूर्ति कलाओं का विकास होता है। एक तो होता है बेटा गांधार शैली, क्या थी, गांधार शैली थी, और दूसरी थी बेटा मथुरा शैली का विकास भी इसी समय, मथुरा शैली का विकास। अब बेटा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि मूर्ति कला का जो विकास था कुषाण वंश में थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होता है। क्या होता है, अब मथुरा शैली क्या थी, ये जो मथुरा शैली है बेटा, ये पूर्णतया भारतीय शैली थी, यानी कंप्लीट तरीके से भारत की पर डिजाइन थी। और जो गांधार शैली थी, ये बेटा यूनानी और इंडियन, इन दोनों का मिक्सचर थी, और मिक्सचर थी तो इसी को नाम दिया गया गांधार शैली। आपसे PCS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि गांधार शैली का है, गांधार शैली का जन्म कैसे हुआ, तो बेटा जानिए गांधार शैली क्या है, यूनानी शैली और बेटा इंडियन आर्ट्स यानी इंडियन शैली, इन दोनों को मिक्स करके जो मूर्तियां बनाई गई, जिन बेसिस पर मूर्तियां बनाई गई, उन्हीं को कहा गया है गांधार शैली। और बेटा याद रखना, इस गांधार शैली पर सबसे पहले जिनकी मूर्ति बनाई गई, सबसे पहले MGB का मतलब है महात्मा गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां थी, वो मूर्तियां गांधार शैली के बेस पर ही बनाई गई, गांधार शैली के बेस पर। और एक बात यहीं पर और आपको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मूर्ति कला है, इस मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास, मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास जो होता है वो है बेटा गुप्त साम्राज्य में। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का कुछ नेचर यही हो सकता है कि गांधार शैली का क्या मतलब है। आपको सिर्फ सिंपल जवाब देना है कि गांधार शैली यूनानी शैली और इंडियन शैली दोनों का मिक्सचर थी गांधार शैली। जैसा कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी कि गांधार शैली का क्या मतलब है, यूनानी शैली और बेटा क्या है, यूनानी शैली और बेटा इंडियन आर्ट्स का मिक्सचर है गांधार शैली। मथुरा शैली में क्या है, मथुरा शैली एक कंप्लीट तरीके से पूर्णतया भारतीय शैली के प्रूफ यहाँ पर मिलते हैं। तो बेटा बस तीसरी और इम्पोर्टेंट बात आपको क्या जानना है कि इस मूर्ति कला का जो सर्वाधिक विकास होता है वो गुप्त साम्राज्य के समय में। इसमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं, बेटा कॉइन्स, सिक्के। नेक्स्ट है कॉइन्स, सिक्कों के बारे में जान लेते हैं कि सिक्कों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। और बेटा कहा जाता है कि जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, ये बेटा कॉइन्स जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत के सामाजिक राजनैतिक एंड धार्मिक इतिहास को समझने का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है कॉइन्स। बेटा सबसे पहली बात करें कि स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, कभी कभी वनडे के एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे मुद्रा शास्त्र, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। तो बेटा आइए कॉइन्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हमें कॉइन्स के बारे में जानना है। अगर मैं भारत के सबसे प्राचीन कॉइन्स की बात करूं,
भारत के सबसे प्राचीन कॉइन्स, सबसे प्राचीन सिक्कों की बात करूं तो बेटा भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत कॉइन्स या आहत सिक्के, और या फिर कुछ किताबें लिखती हैं इन्हें पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स भी कहा जाता था। अब बेटा आहत सिक्के क्या है, इनको कैसे समझेंगे? इनका सिंबल कुछ इस तरीके से हुआ करता था, इस तरीके से। तो बेटा आहत कॉइन्स या पंचमार्क कॉइन्स यानी भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। बेटा और थोड़ी सी अगर इनके बारे में हम जानना चाहें तो आहत कॉइन्स कहते किसे हैं? तो बेटा आहत कॉइन्स ऐसे सिक्के होते हैं जिन पर आकृतियों का तो उत्कीर्णन मिलता है परंतु किसी लिपि के उत्कीर्णन का साक्ष्य नहीं मिलता। यानी आहत कॉइन्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे सिक्के जिन पर, ऐसे सिक्के जिन पर लिपि का उत्कीर्णन नहीं मिलता, लिपि का उत्कीर्णन नहीं मिलता, लिपि का उत्कीर्णन नहीं मिलता। तो फिर क्या मिलता है बेटा? सिर्फ आकृतियों का ही उत्कीर्णन मिलता है, और ऐसे सिक्कों को ही उत्कीर्णन मिलता है। ऐसे सिक्कों को ही क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, ऐसे सिक्कों को ही आहत कॉइन्स या पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात कर लूं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, तो देखिएगा बेटा मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बात रख रहा हूँ। तो बेटा ये देखिए, ये इंडिया है, ये भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है। ये क्या है बेटा? नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है। और भारत की इस नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे उनका नाम था हिंद यवन के शासक। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपसे, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर, भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर जिन शासकों के द्वारा चलाए गए उनका नाम था हिंद यवन के शासक। हिंद यवन के शासक को ही बेटा बोला जाता है इंडो ग्रीक, क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक शासक या फिर हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर सबसे पहले सिक्के चलाए गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के यानी सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए हैं। तो बेटा आप क्या जानेंगे कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जिन शासकों ने चलाए हैं उनका नाम है बेटा गुप्त साम्राज्य। मगर एक क्वेश्चन यहीं पर और गोल्ड के कॉइन्स को लेकर के बनता है कि भारत में नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के किनसे चलाए हैं। तो याद रखना बेटा, भारत में नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए। तीन के तीनों पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा। नेक्स्ट बात है कि भारत में नियमित रूप से एवं शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जिन शासकों ने चलवाए हैं उनका नाम है बेटा कुषाण वंश के वो शासक थे। और बेटा एक बात और जान लेना है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जिन्होंने चलाए उनका नाम था बेटा गुप्त साम्राज्य के शासक थे ये गुप्त। अब बेटा आप देखिए, आपको हमारी सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत कॉइन्स कहा जाता है। और आहत कॉइन्स किन सिक्कों को कहते हैं? तो आप जैसा कि देख रहे होंगे आहत कॉइन्स के बारे में बताया कि आहत कॉइन्स ऐसे सिक्कों को कहते हैं जिन पर किसी भी लिपि का, किसी भी स्क्रिप्ट का उत्कीर्णन नहीं मिलता, बल्कि उस पर क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आकृतियों के ही साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे सिक्कों को ही
ही आहत कॉइन्स कहा जाता है। दूसरी बात, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो याद रखना बेटा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासक या इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट पॉइंट था कि भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किनको जाता है? तो नियमित रूप से और शुद्ध सोने के सिक्के जिन शासकों ने चलाए हैं उनका नाम है कुषाण वंश। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जिन शासकों के द्वारा चलाए गए उनका नाम है गुप्त साम्राज्य। और छोटी सी बातें पर करी जाए तो बेटा, जैसे आपने गुप्त साम्राज्य का एक शासक देखा होगा जिसका नाम है समुद्रगुप्त। बेटा समुद्रगुप्त ने कुछ ऐसे कॉइन्स, ऐसे सिक्के चलाए जिनसे बेटा जिनको उस पर यानी उन पर उत्कीर्णन जिस चीज का मिलता है वो है कि बेटा समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। तो ऐसे भी तमाम सिक्कों के साक्ष्य हैं जो मिलते हैं। बेटा इस टॉपिक के तहत इतना ही पढ़ना है। आगे नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं चित्रकला का। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए चित्रकला। तो आइए बेटा रफ करते हैं। अगर इन केस हमारी कोई भी बात किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकला। अब बेटा इस चित्रकला के तहत हमें क्या पढ़ना है? जैसे अजंता की गुफाएं पढ़नी है, एलोरा की गुफाएं हमें पढ़नी है बेटा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ चित्रकला एंड सो ऑन, यही सारी की सारी चीजें हमें जाननी है। तो बेटा ये अजंता की चित्रकला के बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर पर लगाते हैं अजंता की चित्रकला। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा चित्रकला। और चित्रकला के तहत हमें क्या पढ़ना है? अजंता की गुफाएं या अजंता चित्रकला, अजंता की चित्रकला। तो आइए बेटा अजंता की चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, क्या है खास बात? बेटा अजंता की चित्रकला के बारे में जाने तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो बेटा इसकी लोकेशन जो है बेटा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसकी जो लोकेशन पड़ती है वो है बेटा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में इसकी लोकेशन पड़ती है। और बेटा इसका अगर मैं निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण जिन शासकों के द्वारा कराया गया वो थे बेटा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा अजंता की चित्रकला की शुरुआत की गई, उनका निर्माण करवाया। आगे चल करके और भी कुछ लोगों ने बनवाया होगा, मगर हम फाइनली इसी की बात कर लेते हैं कि शुरुआत। और बेटा जो अजंता की चित्रकला है ये जिस पर बेस है वो बेटा है जातक कथाओं पर आधारित है। किस पर बेटा? जातक कथाओं पर आधारित है। एक क्वेश्चन और आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि जातक कथाएं किस धर्म से रिलेट करती हैं? तो याद रखना जातक कथाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। बेटा जातक कथाओं के बारे में क्या जानेंगे? जातक कथाओं का संबंध, या बेटा अजंता गुफा की गुफाओं का जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन बेटा क्या है? वो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। क्या है बेटा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से इनका संबंध है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंध। आपने क्या जाना? अजंता की चित्रकला की लोकेशन देखें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, निर्माण सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। और तीसरी बात जो इनकी बेस है जिस पर वो है बेटा जातक कथाएं, और जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। या फाइनली हम कहें कि जो बेटा अजंता की चित्रकला है या अजंता की जो गुफाएं हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, अजंता के बाद हो गया, नेक्स्ट डालते हैं एलोरा की चित्रकला। और एलोरा की चित्रकला की भी जो लोकेशन है वो भी बेटा एलोरा की चित्रकला के बारे में अगर हम जाने एलोरा की चित्रकला के बारे में जाने तो इसकी भी लोकेशन जो है बेटा वो बेटा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इसकी लोकेशन है। और बेटा अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इनका जो निर्माण था, इनका निर्माण किन शासकों के द्वारा? तो याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। और बेटा जो एलोरा की चित्रकला है, ये एलोरा की चित्रकला को जो संबंध है वो याद रखना है क्या? कि बेटा सनातन धर्म प्लस जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों ही धर्म से जुड़ी हुई है। ये बेटा जो एलोरा की गुफाएं हैं
वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म, इन तीनों धर्म से जुड़ी हुई यहाँ की आर्ट्स है या चित्रकला है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की जो चित्रकला है, इनका जो निर्माण था बेटा याद रखना, इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। रफ करता हूं बेटा। नेक्स्ट है बेटा एलिफेंटा की गुफाएं। अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूं, ये कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो इसकी लोकेशन बेटा याद रखना महाराष्ट्र जिला, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से 9 किलोमीटर की एक नगरी है जिसका नाम है धारा नगरी। इसका एक प्राचीन नाम है। तो बेटा धारा नगरी, और यहीं पर क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और एलिफेंटा की गुफाओं का जो निर्माण था, ये बेटा याद रखना निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही कराया गया। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा क्या किया गया है, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया गया। और तीसरी बात, जो इनका संबंध है, इनका जो संबंध है वो बेटा शैव धर्म से, शैव धर्म इन द सेंस भगवान शिव से है। तो शैव धर्म से इनका संबंध है। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और जाननी है कि बेटा जो भगवान शिव है, भगवान शिव की एक मूर्ति, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति मिली है जिसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, भगवान शिव की प्रसिद्ध, गॉड है बेटा शिव, तो गॉड शिव या भगवान शिव की विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति यहीं पर मिली है, त्रिमूर्ति यहीं पर मिली है। और नेक्स्ट बात है बेटा बाघ चित्रकला। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, बाघ चित्रकला। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बाघ चित्रकला की जो लोकेशन है बेटा, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन पड़ेगी बेटा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है धार, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। और बेटा अगर थोड़ी सी मैं और बात करूं तो ये जो चित्रकला है इसके बारे में अगर हम जाने तो बाघ चित्रकला के बारे में कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बाघ नदी, और बाघ नदी के तट पर एक बाघ गांव है, वहीं पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। हम फाइनली बता देते हैं कि बाघ नदी के तट पर क्या है, एक बाघ गांव है, और इसी बाघ गांव में बेटा इसके प्रूफ मिलते हैं। और इसका जो संबंध है, यानी बाघ चित्रकला का संबंध याद रखना बेटा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से इनका संबंध है। देखिए बेटा हमने क्या पढ़ लिया, इस आर्ट्स के तहत हमने अजंता की चित्रकला देख ली, एलोरा की देख ली, लोकेशन उनको बनवाया किसने और वो किस लिए फेमस है, इन सब चीज़ों का। और बेटा जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ दिस द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पीसीएस जैसे एग्जाम की बात कर रहा हूँ वहाँ पर बेटा ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा मैंने क्या देख लिया, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाओं चित्रकला, एलिफेंटा की चित्रकला, बाघ चित्रकला, ये सब चीज़ें देख ली, कॉइन्स देख लिया। और नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बेटा, हाँ एक बात और, अब लास्ट टॉपिक जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तहत हमारा बचता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तहत जो लास्ट टॉपिक है वो है इमारतें। इमारतें मतलब जो प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, उन प्राचीन बिल्डिंग से हमें क्या क्या प्रूफ मिले। जैसे कि बेटा हम चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखें, जैसे राजा का प्रसाद कहा जाता था। और बेटा मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में लिखा, कहता है कि बेटा जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो बेटा पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था, और लकड़ी के साथ साथ किसी स्वर्ग से कम नजारा नहीं, सूरज का पूरा स्वर्ग नजर आता था। ऐसी तमाम बातें हमें बिल्डिंग्स के बारे में जाननी, मगर बेटा यहाँ पर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहीं से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज खत्म होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बेटा साहित्यिक सोर्सेस या लिटरेरी सोर्सेस।
बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत या इन्हीं को बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेस। और बेटा ये फाइनली 3 तरीके के पढ़ने हैं, फिलहाल मैं 2 ही तरीके के डिस्कस कर रहा हूं। एक तो पढ़ना है आपको धार्मिक ग्रंथ, दूसरे पढ़ने हैं गैर धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, इस साहित्यिक स्रोत के तहत हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक तो धार्मिक ग्रंथ की हम लोग स्टडी करेंगे और दूसरे गैर धार्मिक। एक छोटी सी बात और यहीं पर हमें पढ़ना पड़ता है संगम साहित्य। मगर बेटा हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ये, तो धार्मिक ग्रंथ के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ के तहत जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, हम पढ़ेंगे इसके तहत ब्राह्मण ग्रंथ, यानी हिंदू धर्म और उस धर्म से जुड़े हुए या सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम ग्रंथ। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैन ग्रंथ। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ से। तो आइए जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जो चीज़ हमें पढ़नी है, जैसे बेटा सबसे पहले अगर मैं इस हिंदू धर्म की बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं, तो क्या है, वेद। तो बेटा हमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मिलते हैं वो क्या है, वेद। और इन वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब वो कौन कौन है देख लेते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमें जब वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो इन वेदों के बारे में पूरी की पूरी स्टडी करेंगे कि ऋग्वेद है भारत का सबसे प्राचीन वेद, इसमें कितने श्लोक हैं, कितनी सूक्तियां हैं, बेटा इनके बारे में क्या है, उन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग वहां पर करेंगे। बस यहाँ पर सिंपल जान लेते हैं कि जो वेद हैं उन वेदों की संख्या कितनी है, 4। और इन 4 में जो सबसे प्राचीन है वो कौन है, ऋग्वेद। अब बेटा ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देवताओं का गुणगान किया गया है। देवताओं का क्या है, गुणगान किया गया है, यानी देवताओं के बारे में यहाँ पर उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी है ऋग्वेद, सामवेद हो गया। सामवेद के बारे में क्या है, यहाँ से क्या है, ऐसे समझ लो कि भारतीय संगीत की जानकारी मिलती है। तीसरा है बेटा यजुर्वेद। कौन है बेटा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद के बारे में आता है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। धार्मिक कर्मकांडों की जानकारी मिलती है कि यज्ञ कैसे किया जाए, धार्मिक कर्मकांडों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और बेटा चौथा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बेटा अगर आप जानेंगे अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद के बारे में आयुर्वेदिक जानकारियाँ या आयुर्वेद शास्त्र, बेटा जो आयुर्वेद शास्त्र की जानकारी मिलती है, जादू टोना की जानकारी मिलती है, भगवान शिव के 7 नामों का उल्लेख मिलता है, चांदी के बारे में भी यहीं से जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो हिंदू धर्म है उसके 4 प्रमुख वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद में पढ़ें, इन वेदों को समझने के लिए वेदांग हैं और इन वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। जैसे जो वेदांग है उन वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। और बेटा वो कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, सही था बेटा, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये बेटा है, हमें इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। नेक्स्ट है उपनिषद। अब अगर हम उपनिषद की जानकारी करें तो इनकी टोटल संख्या 108 मिलती है, मगर इन 108 में 13 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, हमें इन्हीं की जानकारी चाहिए, इन्हीं को पढ़ना है 13। जैसे बेटा आप लोग पुलिस स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, याद रखना मुंडक उपनिषद से ही हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते लिया है। जैसे बेटा एक कठ उपनिषद है, उस कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद को दर्शाया गया। तो इस तरीके से हमें उपनिषदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर बेटा आते हैं पुराण। तो पुराण कितने हैं,
जो पुराण हैं, इन पुराण की संख्या कितनी है? 18। और बेटा जैसे एक आपने सुना होगा मत्स्य पुराण, बेटा कहा जाता है जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे ही बेटा हमें इनकी भी जानकारी। बेटा फिर पढ़ना होगा महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2। महाकाव्य कितने हैं? 2। एक तो है बेटा रामायण और दूसरा है महाभारत। हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यही बेटा क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि कह सकते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ है या जो सनातन धर्म है या जो हिंदू धर्म है उसको समझने के लिए हमारे पास बेस्ट सोर्सेज हैं वेद, पुराण, उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? भारतीय दर्शन को समझने के लिए, दर्शन इन द सेंस आप लोग समझदार हैं, खुद समझ रहे होंगे कि भारतीय दर्शन को समझने के लिए जो मुख्य स्रोत हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? उपनिषद। और इन उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें हमें 13 इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, इसके तहत हमें 6 वेदांगों की स्टडी करनी होगी। यही बेटा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है और इनके तहत हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं बौद्ध ग्रंथ। तो आइए जानते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। बौद्ध ग्रंथ के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? बेटा देखिए बौद्ध ग्रंथ के बारे में भी कुछ चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। जैसे देखिए बौद्ध ग्रंथ के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जानिए, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, जो उनके उपदेश थे, उनका कलेक्शन 3 पिटारों में किया गया और उन्हें ही क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि MGB मतलब महात्मा गौतम बुद्ध की मोक्ष की प्राप्ति के बाद, मोक्ष की प्राप्ति के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और वो संकलन 3 पार्ट्स में किया गया। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं जान लेते हैं बेटा। पहला है सुत्त पिटक। पहला क्या है? सुत्त पिटक। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेटा विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। क्या है सुत्त पिटक? सुत्त पिटक की रचना बात करें कि इसकी रचना किसने की, तो याद रखना सुत्त पिटक की रचना महात्मा गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। तो बेटा आनंद के द्वारा इस सुत्त पिटक का संकलन किया गया, इसकी रचना की गई। इसमें मिलता क्या है? इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी शिक्षाओं का संकलन मिलता है। यानी हम कहेंगे कि इसकी जो रचना है महात्मा गौतम का एक पूर्व शिष्य था जिसका नाम था आनंद के द्वारा। और तीसरी बात महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश एवं उनकी शिक्षाओं का संकलन है। उनकी शिक्षाओं का संकलन, शिक्षाओं का संकलन है क्या? सुत्त पिटक। तो बेटा आते हैं विनय पिटक। इसकी रचना की बात करें, इसकी रचना बेटा उपालि के द्वारा की गई। और इसमें है क्या? इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम और कानून का संकलन है। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्या है इसमें? बौद्ध संघ संबंधी, बौद्ध संघ संबंधी नियम एवं कानून का संकलन है, एवं कानून का संकलन है ये। एंड थर्ड बात क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बेटा क्या है? दार्शनिक विचारों का संग्रह। यानी अभिधम्म पिटक में क्या है? यहाँ पर बात करें तो दार्शनिक विचारों का संग्रह। अब इसके तहत बेटा मैं 2 चीजें डिस्कस कर देता हूँ, आगे डिस्कस करूंगा। एक तो बेटा था नागार्जुन। नागार्जुन ने इस दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे शून्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत। ऐसे ही बेटा हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे MGB की। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी एक सिद्धांत दिया है जिसे हम बोलते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत। तो आइए बेटा हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 3 पार्ट्स में किया गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? रचना आनंद के द्वारा है क्या? महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी शिक्षाओं का संकलन। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ संबंधी नियम और कानून का कलेक्शन है। और यहाँ पर अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विचारों का संग्रह
संग्रह जैसे नागार्जुन का शून्यवाद का सिद्धांत, महात्मा गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद का सिद्धांत, इन सब की हम स्टडी करेंगे जब बौद्ध धर्म की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि हम अपने इतिहास को समझे कैसे, जाने कैसे। बेटा याद रखना, इसका मतलब मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि हमें कोई भी चीज़ रटना नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। सीखने का मतलब है कि हमारे यहाँ होनी चाहिए, रटने से नहीं आने वाला। रटने का मतलब है तोता भी बेटा बहुत कुछ रट लेता है, तो तोते की तरीके से हमें नहीं बनना है, हमें अपनी अप्रोच को डेवलप करना है, अप्रोच को आगे बढ़ाना है। और यकीन जान लो, अगर हमने अपनी अप्रोच को आगे बढ़ा लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो आइए बेटा आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इसी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम बातों का। तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ बेटा बौद्ध धर्म के बारे में, ऐसा कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो वीडियो को रिपीट करें, बार बार स्लो मोशन में आराम से देखें। देखिए बेटा, और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो जैसे और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे बेटा जातक कथाएं क्या हैं। तो बेटा अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि जातक कथाएं क्या हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो संबंध तो बेटा आपको पता ही चल गया है कि बौद्ध धर्म से है। अब इसमें है क्या, इन जातक कथाओं में महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं, जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। ठीक है, इतनी ही बात जाननी है। देख और बेटा है, जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है बेटा, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय से क्या पता चलता है, बौद्ध ग्रंथ है, इससे पता चलता है कि भारत में 600 BC के आसपास 16 महाजनपद थे। क्या पता चलता है कि 600 BC के आसपास जो भारत है, भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जनपदों की जानकारी। और बेटा मैं बात करूं, जैसे बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय दीपवंश एवं महावंश, दीपवंश एवं महावंश। हाँ बेटा, जैसे और क्या है, जैसे दीपवंश है, महावंश है। तो दीपवंश और महावंश है, ये भी बेटा क्या है, एक फेमस बौद्ध ग्रंथ है। इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि जो सम्राट अशोक था, अशोक ने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र और इसकी पुत्री थी जिसका नाम है संघमित्रा, इन दोनों के बेटा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा था। ये बात है बेटा। दिव्यावदान, नेक्स्ट बात है, दिव्यावदान भी तो बेटा एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस दिव्यावदान टॉपिक में एक तो पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसका नाम है अशोकावदान, यानी अशोक के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती होगी, दिव्यावदान। और बेटा है आर्य मंजूश्री कल्प, ये भी बेटा एक प्रसिद्ध आर्य मंजूश्री कल्प, ये भी क्या है बेटा, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इस तरीके से हम बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखेंगे। तो जातक कथाएं हैं, अंगुत्तर निकाय है बेटा, तमाम होंगे, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ऐसे तमाम बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है। आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ के जो धार्मिक संग्रह है वो आगम कहलाता है। तो धार्मिक ग्रंथों का जो संग्रह है वो आगम कहलाता है। तो जैन ग्रंथ के बारे में हमें सबसे पहली बात यही जाननी है कि आगम क्या है। तो आगम क्या है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का संकलन, धार्मिक ग्रंथों का संकलन आगम कहलाता है। तो आगम क्या है, धार्मिक ग्रंथों का संकलन, धार्मिक ग्रंथों का संकलन, ये क्या कहलाएगा, आगम कहलाता है। अगली बात, ये जो आगम है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके अलावा बेटा हमें क्या ग्रंथ पढ़ना है, भद्रबाहु चरित्र, ये भी बेटा एक जैन धर्म का भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र पढ़ना पड़ेगा। और भी बेटा कई होंगे, कल्प सूत्र बेटा इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। कल्प सूत्र की जो रचना है ये भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। भद्रबाहु चरित, कल्प सूत्र, रचना भद्रबाहु के द्वारा। और भी बेटा होंगे, और बेटा जैसे हैं भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ETC, बेटा ये है जैन धर्म। अब आपने क्या देख लिया बेटा, हमने आज की क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तहत हमने अभिलेखों को देखा, अवशेष, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, बिल्डिंग्स को देखा। उसके बाद बेटा हमने बात की धार्मिक ग्रंथों की, और इन धार्मिक ग्रंथों के तहत हमने क्या देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सब चीज़ों की स्टडी की। इसके
अलावा बेटा आज की क्लास के लिए हम लोग अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं और आज के लिए इतना ही। बाकी हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सोर्सेस के साथ में मिलेंगे। तो आइए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और अगर एक बात और, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।